वेलकम बैक गाइस। आई होप आपने एपिसोड 1 चेक किया है सो दैट हम टाइप्स ऑफ मोशन अच्छे से कैरी ऑन करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंड करता है कि मोशन कैसे हो रहा है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट मास इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा मोशन हो रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक पॉइंट मास का मोशन होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसलेशनल मोशन। ये भी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही है। ये जो ट्रांसलेशन मोशन है, ये भी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही है। फिर रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या फर्क है? तो रेक्टिलिनियर मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सो मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास भी बोल सकते हो। सो मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन if it is in straight line, but if there are system of point objects, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे बहुत सारे चीजें एक साथ स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, तब हम उसे कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप अपनी छत पर खड़े हैं, ठीक है, और आप 12th या 15th फ्लोर पे खड़े हैं और ऊपर से आप देख रहे हैं कि नीचे एक ट्रक एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे उस मोशन को जो वो ट्रक एग्जिबिट कर रहा है? आप कहेंगे दैट ट्रक इज एग्जिबिटिंग रेक्टिलिनियर मोशन। पर अब इमेजिन करिए कि आप खुद उस ट्रक में बैठे हो। अब आप ट्रक में बैठे हो ड्राइवर के बाजू में, है ना, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? ट्रक आगे बढ़ रहा है, ट्रक के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, मेरे बाजू में जो ड्राइवर है वो भी चल रहा है आगे। ये ट्रक के इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं, पीछे में सामान रखा हुआ है, ट्रक में आगे में कांच लगा हुआ है, कांच का दरवाजा है, साइड में स्टीयरिंग है, एक फोटो लगी हुई है, सब साथ में चल रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में हम उस ट्रक के अंदर बैठने के बाद उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। उस केस में हम कहेंगे कौन सा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। जैसे अगर आप यहां खड़े हैं और आप हम ऊपर देख रहे हैं, एक एरोप्लेन जा रहा है, एक फाइटर जेट जा रहा है, राफेल, ठीक है, तो आपको वो यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा और आप बोलोगे कि यस इट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट इफ यू आर द पायलट एंड इफ यू आर इनसाइड द पायलट, इनसाइड द राफेल, आप क्या बोलोगे? ये ट्रांसलेशनल मोशन है, क्योंकि मैं
फाइटर जेट में बैठा हूं, मेरे साथ फाइटर जेट इतना बड़ा जो कि सिस्टम ऑफ टू मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है ना, इतना बड़ा फाइटर जेट छोटे 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 पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। तो उस पायलट के लिए वो हुआ ट्रांसलेशनल मोशन, और हम जो नीचे से उस फाइटर जेट को चेक कर रहे हैं हमारे लिए वो हुआ रेक्टिलिनियर मोशन। सो आगे हम इन्हें और डिटेल्स में चेक करेंगे, क्योंकि ये सब है हम लोगों को, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। Circular motion is if the motion is along the circular path by a point object। मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा सा सर्कुलर ऑर्बिट पे या सर्कुलर पाथ पे मोशन एग्जिबिट कर रहा हो तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन, इसमें भी सर्कल ही बनेगा। फिर दोनों में फर्क क्या है? वही जो इन दोनों में फर्क था कि यहाँ पे कौन सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा, पॉइंट मास, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इन दोनों के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपको सन के ऊपर लेकर चले गया तो सन पे आप खड़े रह के क्या बोलोगे? अर्थ हमारे आजू बाजू में घूम रहा है, एंड एट दैट टाइम अर्थ विल बी एज टाइनी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट टू अस, ओके। बट नाउ वी आर ऑन अर्थ, अब हम अर्थ पे हैं, तो अब हम अर्थ पे हमको पता है कि हम सन के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे हैं, तो हमारे लिए अभी सर्कुलर मोशन नहीं है, हमारे लिए अभी रोटेशनल मोशन है, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी चीजें हैं अर्थ पे जो घूम रही हैं, तो एक पॉइंट मास नहीं है, सिस्टम ऑफ टू मेनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट मास और पार्टिकल्स है। पार्टिकल, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही बात है। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो और स्ट्रेट पाथ हो तो हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहेंगे। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और सर्कुलर पाथ हो तो सर्कुलर मोशन कहेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है अगर तो ट्रांसलेशनल मोशन या फिर सर्कुलर पाथ में रोटेशनल मोशन। इसके अलावा एक और टाइप का मोशन होता है जिसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक ही छोटा सा डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब ये पेंडुलम है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। दिस इज द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज simply repeating its motion, and that is oscillation। और अगर ये oscillation बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसे 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 होने लग गया, तो हम इस oscillatory motion को vibrations भी बोल सकते हैं, ठीक है। So these are the different types of motion guys that you should know about in order to learn about the motion in 1D 2D। okay, now let us move on to ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि अभी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट माने या अभी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ना माने? तो इसके लिए हम चेक करते हैं कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ठीक है। पर फिजिक्स में हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट मास। गाइस यहां से आपका चैप्टर स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगा। यहां से हम समझेंगे
कि वो फिजिक्स अब पढ़ना है, उसके लिए हमें हमारी सोच कैसे रखनी पड़ेगी, हमें कैसे विजुअलाइज करना है और हमें किस प्रकार सोचना है। ठीक है, अब देखो पॉइंट मास का मतलब क्या होता है। पॉइंट मास का मतलब होता है बहुत ही छोटा, क्या, साइज। कोई चीज है जिसका साइज बहुत छोटा है, उसका साइज इतना छोटा है कि उससे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किए गए मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से बताता हूं, देखिए मैंने क्या कहा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास वो है जिसका साइज इतना छोटा होता है कि उसकी वजह से मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन में कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज को आप कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे समझाएं इस चीज को, देखिए कैसे। अब मान के चलिए कि हमारे पास में एक ब्रिज है, ये मैं ब्रिज मान लेता हूं, ठीक है, ये रेल पटरी है, ठीक है, यहां पे ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और यहां पे ब्रिज खत्म हो रहा है। ठीक है, ब्रिज ज्यादा लंबे होते नहीं है, छोटा वाला ब्रिज है ये, और यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन इतनी बड़ी है, चेक करो, बुलेट ट्रेन है ना, इसमें खिड़कियां भी बना हुई है। अब ये ट्रेन ब्रिज से स्टार्ट करी और ब्रिज को एंड करी। अब मैंने आपको यहां खड़ा कर दिया और आपको बोला मुझे बताइए कि ट्रेन ने ब्रिज को कब क्रॉस कर दिया। तो आप यहां खड़े हो गए और यहां खड़े होकर चेक करने लगे कि भाई कब ये ट्रेन यहां से क्रॉस हो जाएगी। तो ये ट्रेन पहुंची यहां पे, तो आपके पास में एक कंफ्यूजन है कि आप कौन सा समय नोट करेंगे, जब ये ट्रेन का सामने वाला डब्बा यहां पहुंचा या ट्रेन का आखिरी वाला डब्बा यहां से क्रॉस कर जाए, है ना। क्योंकि जब ट्रेन यहां पहुंची, मान लीजिए कि जब ट्रेन ब्रिज पे स्टार्ट कर रही थी तब 2 बज रहे थे, और जब ये ब्रिज यहां पर आई, जब ये ट्रेन इस ब्रिज के पास आया, एंड पे आया, तो 2:05 हो रहे थे। फिर ये ट्रेन धीरे धीरे क्रॉस कर रही है, इस ब्रिज के आखिरी पोल को धीरे धीरे क्रॉस कर रही है, और ब्रिज को स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस ट्रेन को इसके स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ही लगभग 30 सेकेंड लगते हैं। मतलब 2:05 पे बरोबर सामने का डब्बा एंड पे पहुंचा, और इस पूरी ट्रेन को क्रॉस होने के लिए 2:05 30 सेकेंड हो गए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाला टाइम बताओ कि ये वाला टाइम बताओ, है ना। पर इसकी जगह अगर मैंने एक पत्थर ले लिया छोटा सा, ठीक है, और मैं यहां खड़े होके इस पत्थर को फेंक रहा हूं ऐसे, तो ये ब्रिज है। तो क्या होगा, विद इन ए सेकेंड ये बॉल यहां से क्रॉस कर लेगा, है ना। बॉल को पूरा क्रॉस करने के लिए उतना समय लगा जितना ट्रेन को लगा। ट्रेन को कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड तो ट्रेन को ही लग गया क्रॉस करने को, और पत्थर ऐसे सीधा क्रॉस कर गया विद इन 1 सेकेंड। मान लीजिए 2 सेकेंड पे यहां पहुंचा, तीसरे सेकेंड पे क्रॉस कर लिया। आप कहेंगे यस, द बॉल हैज क्रॉस्ड एट
3 सेकेंड, एट द थर्ड सेकेंड, ओके। बट व्हाट अबाउट ट्रेन? इस केस में अब आप चेक करिए, इस केस में अगर ये ट्रेन को मैं थोड़ा लंबा कर दूं, ये 10 डब्बे की जगह 15 डब्बे का ट्रेन कर दूं, तो शायद ये समय और बढ़ सकता है। हो सकता है 40 सेकेंड लगे क्रॉस करने को, और अगर मालगाड़ी है तो खड़े रहो, पूरा 1-2 मिनट लग जाएगा। और अकेला एक इंजन है तो विद इन 2 और 3 सेकेंड वो पूरा क्रॉस कर जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप ध्यान से सुनिए कि यहां पर मोशन के कैलकुलेशन में फर्क आ रहा है। कहां पे? ट्रेन के केस में। ट्रेन का साइज अगर मैं चेंज कर रहा हूं, छोटा बड़ा कर रहा हूं, उसकी वजह से ये कैलकुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं और मोशन में चेंजेस आ रहे हैं। और व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द मोशन, इसे नोट करके रखिए, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट affects the motion, then it cannot be considered as point object. मतलब अगर किसी के साइज से, किसी ऑब्जेक्ट के साइज से अगर उसके मोशन में फर्क पड़ रहा है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने अगर आपसे कहा यहाँ पे ब्रिज का साइज देखिए, ब्रिज का साइज कितना है? इतना बड़ा है। और ट्रेन कितनी बड़ी है? ट्रेन खुद इतनी बड़ी है। तो ब्रिज के साइज के कंपैरिजन में ट्रेन का साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। पर अब मैं बॉल का साइज देखूं तो बॉल का साइज बहुत छोटा है ना। और बॉल की साइज को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं, मैं अगर ये मैजिक बॉल की जगह स्टम्पर का बॉल ले आऊं या स्टम्पर बॉल की जगह फुटबॉल ले आऊं या उससे थोड़ा सा और बड़ा बास्केटबॉल ले आऊं और मैं उस बॉल को यहाँ से यहाँ तक भी फेंकूं तो भी मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा, मोशन के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। पर मैं यहाँ ट्रेन को 15 डब्बे से 20 डब्बे कर दूं तो वापस से ये तो हो सकता है 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ट्रेन है जो नागपुर से दिल्ली जा रही है, तो मुझे बताइए नागपुर से दिल्ली जाने के लिए अगर कोई ट्रेन 20 घंटे लगा रही है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो टाइम कितना लगा है? 20 आवर्स। और डिस्टेंस कितना है फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली? 2000 किलोमीटर। मैं एज्यूम कर रहा हूं, हाँ चेंज हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? स्पीड निकाल दूंगा। स्पीड कितनी आ जाएगी? 2000 किलोमीटर अपॉन 20 आवर्स, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आप एक बात बताइए, ट्रेन जब नागपुर से निकली और दिल्ली पहुंची, कितने समय में पहुंची? 20 घंटे में। कितने की स्पीड से पहुंची? 100 किलोमीटर पर आवर से। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो ट्रेन है ये पूरी की पूरी 20 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। ऐसा थोड़ी हुआ कि ड्राइवर पहुंच गया और आधी ट्रेन पहुंची है और आधी ट्रेन बाद में आ रही है धीरे धीरे। ऐसा होता है क्या? कि आखिरी में जो एक आदमी रहता है ना ट्रेन के लास्ट में, वो पहुंचा ही नहीं, एक डब्बा रह गया। ये जो स्पीड है ये पूरी ट्रेन की स्पीड है, एक डब्बे की नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ट्रेन को 15 डब्बों से 20 डब्बों का कर दूं या 15 डब्बों से 10 डब्बों का कर दूं
तो मुझे बताइए उसके स्पीड में या उसके लगने वाले समय में कोई फर्क आएगा? मतलब मैं डब्बों को कम कर दूं ट्रेन की, तो क्या मैं 15 घंटे में पहुंच जाऊंगा क्या? है ना, ऐसा 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 होता है क्या? तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? नागपुर से लेके दिल्ली तक। और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ट्रेन का साइज बहुत छोटा है। 100 डब्बे का ट्रेन ला लो आप, उसका भी साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन नागपुर टू दिल्ली। और इस केस में हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, है ना। पर ब्रिज वाले केस में ब्रिज उतना बड़ा नहीं था और ट्रेन का साइज ब्रिज के साइज से पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसीडर करने के लायक नहीं था। तो ये फर्क आपको समझना चाहिए कि कहाँ से कहाँ की बात हो रही है। जैसे मैं अर्थ पे अभी खड़ा हूँ, तो मैं अर्थ गोल गोल घूम रहा है सन के आजू बाजू में, तो मैं कहूँगा कि अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पर अब मैं दूसरी गैलेक्सी में हूँ, है ना, और फिर मैं देख रहा हूँ कि अर्थ तो इतना छोटा सा दिख रहा है, तब मैं अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा। सो इट डिपेंड्स कि हम हमारा अप्रोच क्या है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग NCERT का 3rd चैप्टर का एक्सरसाइज खोलिए और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे आइए, तो आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, NCERT एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस। चलो, इसने कहा है कि एक रेलवे कैरेज है जो 2 स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है। हाँ, तो 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेलवे कैरेज। इसीलिए यहाँ पर रेलवे कैरेज का साइज उनके मोशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेलवे कैरेज का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस। इसीलिए द रेलवे कैरेज, द ट्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड क्या है? ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन, ए मंकी sitting on top of a man and cycling smoothly on the circular track, on a circular track। इसका मतलब है कि एक आदमी है, वो साइकिल चला रहा है और उसके उसके ऊपर मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, और वो साइकिल चला रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं मंकी को थोड़ा सा छोटा कर दूं या मैं मंकी को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो इससे वो जो साइकिल चलाने वाला जो मोशन कर रहा है उस मोशन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। और हमें क्या बताना है कि क्या वो मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं मंकी का शेप या मंकी का साइज थोड़ा चेंज कर दूं और उससे अगर इसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब मंकी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड यस, मंकी इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज मंकी उसके सर पे बैठा है और आप बड़ा वाला मंकी भी लाके बैठा है तो भी वो घूमेगा बरोबर, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। सर्कुलर मोशन में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ थर्ड इज ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन द ग्राउंड। एक क्रिकेट बॉल है और वो बॉल को हम स्पिन करते हैं, ऐसे स्पिन करते हैं या ऐसे स्पिन करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे स्पिन किया, ऐसे फेंका,
तो बॉल ऐसे घूमते घूमते जाएगा ऐसे ऐसे, और ग्राउंड पे ऐसे पड़ेगा और इधर मुड़ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे पड़ के इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ। ओके, तो क्या हो रहा है कि ये बॉल जो है, ये बॉल की साइज को अगर मैं चेंज कर दूं, है ना, अब मैंने अगर छोटा बॉल लाया और उसे फेंका और उसे घुमाया, तो क्या वो उतना मुड़ेगा जितना बड़ा वाला बॉल मुड़ेगा? और अगर मैंने एक छोटा सा और बारीक पॉइंट लेके आया, उसे घुमा के फेंका, तो क्या वो मुड़ेगा? तो यहाँ पर आपको ये सोचना है, द अप्रोच विल बी व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड हम देखेंगे कि मैं जैसे बॉल का साइज चेंज करूँगा, वैसे बॉल का जो टप्पा खाने के बाद उसका जो मुड़ने का प्रभाव है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्टम्पर बॉल लाऊंगा, उसे स्पिन कराऊंगा, तो वो ज़्यादा मुड़ेगा, उससे छोटा बॉल कम मुड़ेगा, और बड़ा वाला बॉल लाऊंगा तो वो और ज़्यादा मुड़ेगा। मतलब यहाँ पे मोशन अफेक्ट हो रहा है बॉल के साइज से। इसलिए हम कहेंगे कि इन दिस केस द बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो आपको चेक क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसके लिए आप एक चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करने से, है ना, मोशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, मोशन के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में वो कह रहा है कि एक टम्बलर है, वो टेबल से नीचे गिर गया। अब मेरे पास वो तो है नहीं, मैं उसकी जगह इससे मारता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा टेबल है, ठीक है, यहाँ तक, और टेबल से मैं अगर इसे लेकर आऊँ इसे, तो देखिए ये कैसा गिरेगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ये देखिए कैसा गिरा। मतलब क्या हुआ इसके साथ, देखिए ये पहले आधा आधा यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, कैसा गया ये, स्ट्रेट स्ट्रेट, कैसा गया ये, सीधा, और सीधा ऐसे जाने के बाद में ये ऐसा पलटा, ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन, और फिर नीचे गया, इसका मोशन चेंज हुआ। अगर इसकी जगह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे जाता, ये सीधा सीधा ऐसे जाता और यहाँ से एक साथ पूरा गिर जाता, सीधा आता और सीधा नीचे गिर जाता। पर इसमें क्या हुआ, टम्बलर अगर मैंने लाया था, ये पहले सीधा जाएगा, फिर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा थोड़ा सा, फिर नीचे जाएगा। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि मोशन चेंज हो जाएगा अगर मैं साइज चेंज करूँगा तो फोर्थ वाले जो हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट चली गई है तो मेरी बुक बंद हो गई है, तो फोर्थ वाले केस में भी हम उस टम्बलर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका शेप और साइज चेंज करने से हमारा मोशन भी चेंज हो जा रहा है। सो दिस इज द अप्रोच कि आप कैसे 11th फिजिक्स को ध्यान में रख के पढ़ें। आपको याद नहीं करना है, आपको विजुअलाइज करना है, बहुत आसान है। नमस्कार।